नमस्ते मेरे कहानी के साथियों। स्वागत है आपका गांव की रातें में। आज की रात कुछ ज्यादा ही ठंडी है। हवा के साथ जैसे कोई अनजानी सी सरसराहट चल रही हो। और इसी सर्द हवा में कहीं दूर से किसी बच्चे की हंसी गूंजती सुनाई देती है। आज की कहानी का नाम है सर्द हवा में बसी हंसी। हर रात ठीक 2 बजे ठंडी हवा के साथ वही हंसी आती है। और जो खिड़की खोलकर देख ले उसकी रजाई सुबह खाली मिलती है। बताइए जरा, आप इस वक्त किस गांव या किस शहर से यह कहानी सुन रहे हैं और वहां रात के कितने बजे हैं? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी जगह और समय दोनों हमें जानना अच्छा लगेगा। अगर सच में यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्यार से हमारे चैनल गांव की रातें को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमारी अगली रातों को और भी खास बना देती है। तो चलिए अब जरा रजाई ठीक से ओढ़ लीजिए, खिड़की बंद रखिए और शुरू करते हैं आज की डर और सन्नाटे से भरी कहानी, सर्द हवा में बसी हंसी। गांव का नाम सेमरौली था। ऐसा गांव जहां रात उतरती तो सिर्फ अंधेरा नहीं उतरता बल्कि हर घर की दीवारों में पुराने किस्सों की परछाइयां भी घुल जाती। दिन में खेतों की हरियाली और सांझ में मंदिर की घंटी, यही यहाँ की साधारण लय थी। मगर सर्दियों में जब हवा कच्ची गलियों में मिट्टी की गंध लिए दौड़ती, तब सेमरौली के लोग एक अलग ही तरह की चुप्पी पहचानते थे। वो चुप्पी जो बोलती नहीं, बस सुनती रहती है। उस रात हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी थी, जैसे किसी ने आसमान के भीतर से बर्फ की पतली परतें छीलकर हवा में घोल दी हों। घरों की छतों पर जमे ओस के कण चांदनी में फिसलते और दूर खेतों की मेड़ों पर सूखी घास कांपती। हर दरवाजे की चौखट पर नीम की सूखी टहनियां लटक रही थीं, मानो गांव ने खुद को बुरी नजर से बचाने के लिए एक एक घर के सामने एक छोटा सा पहरा बैठा दिया हो। निर्भय सिंह अपने मिट्टी के घर में भीतर के कमरे में रजाई ओढ़े पड़ा था। बाहर आंगन में अंगीठी के बुझते कोयलों की गर्माहट अभी भी हवा में थी। कमरे में सरसों के तेल वाले दिए की हल्की लौ कांप रही थी। दिए की रोशनी में दीवार की दरारें और भी गहरी लगती, जैसे मिट्टी की दीवारों के भीतर कोई पुरानी बात दबकर बैठी हो। निर्भय की नींद हल्की थी। पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो गया था। खेत के काम, गांव की बातें, मां की खामोशी, सब मिलकर उसके भीतर एक अनदेखी बेचैनी डाल देते। उसकी मां धनमोती पास वाले कमरे में सोई थी। वह उस तरह नहीं सोती थी जैसे किसी को नींद आती है। वह बस आंखें बंद करके सांसों को धीमा करके लेट जाती थी, जैसे डर की आदत हो गई हो। रात की चुप्पी में अचानक एक आवाज खुली। पहले तो बहुत दूर से, जैसे किसी ने धुंध के पीछे से हथेली से हवा थपकी हो। फिर साफ किसी बच्चे की हंसी। हंसी पतली थी पर हल्की नहीं। उसमें एक ऐसी चमक थी जो ठंडी हवा को काटती हुई भीतर तक उतर जाए। एक पल में निर्भय का शरीर जैसे जकड़ गया। वह आंखें खोले बिना सुनता रहा कि क्या सच में यह हंसी है या नींद का छलावा। मगर हंसी फिर आई, अब थोड़ी नजदीक, और उसके साथ ही खिड़की के बाहर हवा का तेज झोंका, जैसे किसी ने खिड़की के पल्ले को उंगलियों से छुआ हो। निर्भय के कानों में खून की धड़कन सुनाई देने लगी। वह धीरे धीरे करवट बदला। रजाई की गर्मी उसके शरीर को पकड़ कर रखती थी, मगर हंसी जैसे उसे बाहर खींच रही थी। उसके मन में एक पल के लिए बचपन का वह किस्सा चमका, जब दादी कहा करती थी, सर्द हवा में जो हंसी सुनाई दे उससे आंख मत मिलाना, वो हंसी नहीं होती, वो बुलावा होता है। उसने खुद को समझाया। हवा है, कहीं दूर बच्चे खेल रहे होंगे, पर कौन सा बच्चा रात के 2 बजे खेलता है? और सर्दी में जब गांव के कुत्ते भी कांप कर चौखट के नीचे सिमट जाते हैं। उसी पल दिए की लौ एकदम से झुकी, जैसे हवा ने कमरे में कदम रख दिया हो, और हंसी अब बिल्कुल खिड़की के पास। निर्भय के गले में सूखापन उतर आया। उसने आंखों के कोरों से खिड़की की तरफ देखा। खिड़की की लकड़ी पुरानी थी, काली पड़ चुकी थी और उसके पल्ले में छोटी छोटी दरारें थीं, जिनमें से ठंडी हवा सीटी की तरह घुसती थी। बाहर घना कोहरा था, ऐसा कोहरा जो चीजों को छुपाता नहीं, उन्हें मिटा देता है। हंसी फिर उठी।
इस बार जैसे किसी ने कान के पास फूंक मार दी हो। निर्भय के हाथ रजाई के भीतर ही कस गए। वह उठ बैठा। कमरे की मिट्टी की फर्श ठंडी थी, पर उसने पैर नीचे रख ही दिया, और जैसे ही पैर ने जमीन छुई, बाहर कहीं दूर से एक कुत्ता भौंका, फिर तुरंत चुप हो गया। वह चुप्पी और भारी हो गई। उसके भीतर एक अनचाहा साहस जागा, या शायद डर की मजबूरी। उसने धीरे धीरे खिड़की की तरफ कदम बढ़ाए। दिए की रोशनी उसके पीछे पीछे हिलती रही, जैसे रोशनी भी डर रही हो। खिड़की के पास पहुंचते ही हवा ने फिर जोर मारा। पल्ला हल्का सा खटका, और उस खटके के साथ ही हंसी एकदम थम गई। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा गांव सांस रोक कर बैठ गया हो। निर्भय का हाथ खिड़की के लकड़ी के पल्ले पर गया। लकड़ी ठंडी थी, पर उस ठंड में एक अजीब सी नमी थी, जैसे किसी बच्चे का गीला हाथ अभी अभी वहां से हटकर गया हो। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह पल्ला खोलने ही वाला था कि पीछे से मां की आवाज आई, बहुत धीमी, मगर ऐसी कि भीतर तक चीर दे। मत खोलना। निर्भय। निर्भय पलट गया। धनमोती दरवाजे पर खड़ी थी। उसके बाल बिखरे थे, आंखें लाल थीं, और चेहरे पर नींद नहीं, बस डर था। ऐसा डर जो पहली बार नहीं आया हो, ऐसा डर जो बरसों से उसके साथ सोता हो। मां, आपने भी सुनी? निर्भय की आवाज कांपी। धनमोती ने सिर हिलाया नहीं, बस उसकी आंखों में देखा, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, मगर शब्द उसे डराते हो। हर रात वह फुसफुसाई, हर रात यही होता है। निर्भय के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। कब से? धनमोती ने गहरी सांस ली। दिए की रोशनी में उसकी सांस का धुआं दिखा। सर्द हवा जैसे घर के अंदर तक उतर आई थी। जब से पिछली पूस की रात। उसने वाक्य पूरा नहीं किया। उसकी पलकों पर पानी जमा हो गया। तू मत खोल बेटा। जिसने भी खोली उसकी रजाई। वाक्य का आखिरी हिस्सा उसकी जीभ पर नहीं आया, मगर घर के भीतर खामोशी ने उसे पूरा कर दिया। निर्भय को अचानक याद आया पिछले हफ्ते लच्छुआ काका के घर की बात। सुबह लोग कह रहे थे कि काका की खाट पर रजाई ऐसे पड़ी थी जैसे किसी ने रात भर ओढ़ी ही नहीं। काका खुद कांपते हुए बाहर आंगन में बैठे थे, आंखें खाली, आवाज गायब। तब सबने कहा था, सर्दी है, बुजुर्ग हैं, नींद में उठ गए होंगे। और अब वही बात उसके घर की चौखट तक आ गई थी। निर्भय ने खिड़की के पल्ले से हाथ हटाया, मगर उसकी उंगलियों में लकड़ी की ठंड अब भी चिपकी थी। उसने धीरे से पूछा, मां, बाहर कौन है? धनमोती ने एकदम से नजरें फेर ली, जैसे उसने कोई आग देख ली हो। बाहर कुछ नहीं, पर फिर भी मत खोल। खिड़की के बाहर हवा जैसे हंसना चाहती थी, मगर इस बार हंसी नहीं आई। बस एक लंबी खुरदरी सी सरसराहट हुई, जैसे खेतों की सूखी पत्तियां आपस में रगड़ खा रही हों। निर्भय वापस खाट की तरफ बढ़ा, पर उसके कदमों में अब पहले जैसी नींद नहीं थी। उसने रजाई उठाई। रजाई की गर्मी अब उसे अजनबी लगी। वह लेटा, मगर आंखें बंद नहीं हुई। मां उसके पास बैठ गई। उसने अपने कांपते हाथ से निर्भय के सिर पर हाथ रखा, जैसे वह उसे किसी अनदेखे खतरे से ढक देना चाहती हो। रात काटने लगी। दिए की लौ कभी तेज होती, कभी बुझने को होती। बाहर कोहरा और घना हो रहा था, और ठीक 2 बजे के कुछ मिनट बाद हंसी फिर आई। इस बार बहुत हल्की, जैसे किसी बच्चे ने दूर से मुस्कुरा दिया हो। और उसके साथ एक ठंडी हवा का ऐसा झोंका जो सीधे खाट की तरफ आया। निर्भय ने महसूस किया कि रजाई का एक कोना हल्का हल्का सरक रहा है, जैसे किसी ने उसे बहुत धीरे से खींचा हो। इतना धीरे कि अगर तुम डरना ना चाहो तो यकीन ही ना कर पाओ। धनमोती ने निर्भय का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ में विनती थी, आदेश नहीं। रजाई का कोना और सरका। निर्भय की सांस रुक गई। उसकी आंखें फैल गईं। वह उठना चाहता था, मगर शरीर जैसे पत्थर हो गया, और फिर एक झटके में रजाई का वह कोना उसकी हथेली से छूट गया। कमरे में हवा कांपी। निर्भय ने जल्दी से दिए की तरफ देखा। लौ सीधी हो गई थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पर उसके भीतर कुछ टूट गया था। वह समझ गया था कि यह सिर्फ सर्द हवा नहीं थी, यह किसी की मौजूदगी थी। सुबह हुई तो आंगन में धूप उतरने से पहले ही गांव की ठंड अपने पंजे जमा चुकी थी। मुर्गे ने बांग दी। दूर मंदिर की घंटी बजने लगी, और खेतों की तरफ से ओस की गंध आने लगी। निर्भय उठा। उसकी आंखों में रात भर की जाग थी। धनमोती चूल्हे के पास बैठी थी, लकड़ी सुलगा रही थी। लकड़ी के जलने की चटक चटक आवाज घर में फैल रही थी।
पर उस आवाज में भी एक कंपी थी। निर्भय ने खाट की तरफ देखा और उसके सीने में जैसे किसी ने हाथ डालकर दिल को मरोड़ दिया। रजाई खाट पर नहीं थी, न तहकी हुई, न मुड़ी हुई, न खिसकी हुई। गायब, जैसे रात ने उसे निगल लिया हो। निर्भय की नजरें फर्श पर दौड़ी, कमरे के कोने में दरवाजे की चौखट के पास, कहीं नहीं। फिर उसने बाहर आंगन की तरफ देखा। आंगन के बीचों बीच मिट्टी पर पड़ी थी उसकी रजाई, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल साफ, और इतनी ठंडी जैसे किसी ने उसे रात भर छुआ ही ना हो। धनमोती ने जलती लकड़ी के पास बैठते हुए भी कांपती आवाज में कहा, देख लिया? निर्भय ने रजाई की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, हाँ मां, अब मैं देखूंगा भी। और उसी पल जैसे हवा ने उसके कान के पास आकर बहुत धीरे से हंसा दिया हो, एक नन्ही हंसी जो सुबह की धूप में भी ठंडी लग रही थी। सुबह की धूप सेमरौली में हमेशा देर से उतरती थी, जैसे रात की ठंड यहां से जाने में हिचकिचाती हो। उस दिन भी सूरज निकला जरूर था, मगर उसकी रोशनी में गर्मी नहीं थी, बस एक फीकी चमक जो मिट्टी के घरों की दीवारों पर फिसलती हुई ठहर जाती। ओस अभी तक आंगनों में चमक रही थी और कच्ची गलियों में पांव रखते ही ठंड सीधे तलवों से ऊपर चढ़ाती। निर्भय सिंह देर तक आंगन में खड़ा रहा। सामने पड़ी रजाई को वह बार बार देख रहा था, जैसे वह कोई साधारण कपड़ा नहीं, बल्कि रात का छोड़ा हुआ कोई सवाल हो। रजाई पर न मिट्टी लगी थी, न नमी, न सिलवट, मानो वह रात भर हवा में तैरती रही हो और सुबह किसी ने उसे बड़े सलीके से जमीन पर रख दिया हो। धनमोती ने चूल्हे पर पानी चढ़ाया। लकड़ियों की चरचराहट में भी उसका हाथ कांप रहा था। वह बार बार दरवाजे की ओर देखती, जैसे बाहर कुछ खड़ा हो और भीतर आने का इंतजार कर रहा हो। मां, निर्भय ने धीरे से कहा, कल रात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? धनमोती की उंगलियां चिमटे पर कस गईं। कुछ पल वह कुछ बोली नहीं, फिर जैसे भीतर का बांध थोड़ा ढीला पड़ा। क्योंकि हर बार जो सुनता है वो बदल जाता है, उसने कहा। उसकी आवाज में डर नहीं था, थकान थी। मैं चाहती थी तू वैसे ही रहे जैसा तू है। निर्भय ने गहरी सांस ली। और लच्छुआ काका? धनमोती ने आंखें बंद कर ली। वो अकेले रहते थे, रात में खिड़की खोल दी थी उन्होंने। निर्भय के भीतर कुछ और ठंडा हो गया। मतलब ये सब उन्हीं के साथ नहीं हुआ? धनमोती ने चूल्हे से हटकर उसके सामने आकर बैठते हुए कहा, नहीं, 2 और घरों में रजाई सुबह बाहर मिली है। कोई बोलता नहीं बेटा, गांव में डर बोलता नहीं, वो बस फैलता है। उसी वक्त बाहर से पगडंडी पर किसी के चलने की आवाज आई। मिट्टी पर पड़ते कदमों में जल्दी नहीं थी, मगर ठहराव भी नहीं। निर्भय ने गर्दन घुमाई। दरवाजे पर मीराबाई खड़ी थी। उसकी उम्र निर्भय के आसपास ही थी, पर आंखों में उससे ज्यादा समझ थी। उसने मोटी शॉल लपेट रखी थी और उसके पैरों में ओस से गीली मिट्टी लगी थी। उसकी नजर सबसे पहले आंगन में पड़ी रजाई पर गई और वह वहीं ठिठक गई। तो सच है, उसने बिना नमस्ते किए कहा। निर्भय ने उसे देखा। तुम्हें कैसे पता? मीरा ने एक पल को निर्भय और धनमोती दोनों को देखा, फिर धीरे से बोली, क्योंकि मेरे घर के सामने वाले रास्ते पर आज सुबह नंगे पैरों के निशान थे। धनमोती के मुंह से हल्की सी आवाज निकली, कैसे निशान? छोटे, मीरा ने कहा, बहुत छोटे, जैसे किसी बच्चे के। और सबसे अजीब बात यह कि वो पीपल के पेड़ तक गए और वहीं खत्म हो गए। निर्भय के भीतर कुछ जैसे क्लिक कर गया। वही पीपल जहां शाम ढलते ही लोग रुकना पसंद नहीं करते थे, जहां हवा हमेशा बाकी जगहों से ज्यादा ठंडी रहती। चलो, निर्भय ने कहा, अभी। धनमोती ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जा, मीरा ने धीरे से कहा। काकी, अगर आज नहीं देखेंगे तो ये गांव खुद हमें दिखाएगा। धनमोती की पकड़ ढीली पड़ी। उसकी आंखों में डर के साथ एक और चीज थी, राहत, जैसे वह भी चाहती हो कि कोई और इस बोझ को उठाए। निर्भय और मीरा गली से होते हुए पीपल की तरफ चले। रास्ते में कुछ दरवाजे आधे खुले थे। औरतें चौखट से झांकती, बच्चे भीतर खींच ली जाते। कोई कुछ नहीं बोलता, पर हर आंख कुछ पूछती थी। पीपल के नीचे जमीन गीली थी, पत्तों से टपकती ओस ने मिट्टी को चिकना कर दिया था। वहीं निशान साफ दिख रहे थे, छोटे, गोल, नंगे पांव के। मीरा ने झुककर देखा। देखो, उसने कहा, कदम बराबर है।
कोई दौड़ा नहीं, कोई लड़खड़ाया नहीं। निर्भय ने ध्यान से देखा। निशान पीपल के तने के पास जाकर ऐसे गायब हो रहे थे जैसे मिट्टी ने उन्हें निगल लिया हो। कोई यहीं खड़ा रहा होगा, उसने कहा। या मीरा ने बात अधूरी छोड़ दी। तभी पीछे से लोहे के टकराने की आवाज आई। थक थक। छगन लोहार आ रहा था, हाथ में हथौड़ा, चेहरे पर हमेशा की तरह सख्ती। उसने निशानों को देखा और मुंह टेढ़ा किया। अरे बस, वह बोला। सर्दी में सबको वहम हो जाता है, किसी बच्चे ने सुबह सुबह शरारत की होगी। मीरा ने उसे सीधा देखा। तो रात 2 बजे कौन शरारत करता है छगन काका? छगन ने एक पल के लिए चुप्पी साधी, फिर बोला। हंसी सुनी किसने? निर्भय ने कहा। मैंने। छगन की भौहें सिकुड़ी। खिड़की खोली? नहीं। छगन ने राहत की सांस ली। तो ठीक है, जो नहीं खोलता वो बचा रहता है, मीरा ने तीखे स्वर में कहा। और जो खोल ले। छगन ने हथौड़े को जमीन पर टिका दिया। उसकी आवाज पहली बार भारी लगी। वो रात को अपने घर बुला लेता है जिसे नहीं बुलाना चाहिए। पीपल की पत्तियां अचानक जोर से सरसराईं, जैसे किसी ने ऊपर से झटका दिया हो। तीनों ने एक साथ ऊपर देखा। कुछ नहीं था, बस शाखाओं में उलझी धुंध। उसी समय दूर मंदिर की घंटी बजी। दिन का पहला पहर था। छगन ने मंदिर की तरफ देखा। पंडित ओंकार दत्त से बात करनी चाहिए। मीरा ने सिर हिलाया। आज ही। निर्भय को लगा जैसे गांव की रगों में कुछ हिल गया हो। कल रात जो बात सिर्फ उसके कमरे तक सीमित थी, अब पीपल, पगडंडी और मंदिर की घंटी तक पहुंच चुकी थी। जब वे लौटे, धनमोती चौखट पर खड़ी थी। उसकी नजर निर्भय के चेहरे पर थी, जैसे वह कोई निशान ढूंढ रही हो, किसी बदलाव का। सब ठीक? उसने पूछा। निर्भय ने कहा। मां, खिड़की सिर्फ लकड़ी नहीं है। धनमोती की आंखें भर आईं। वह समझ गई। उस शाम सूरज डूबते ही हवा फिर ठंडी हो गई। दिए जले, दरवाजे बंद हुए और हर घर में एक ही बात बिना बोले गूंजने लगी। अगर रात को हंसी आई तो खिड़की नहीं खुलेगी। पर सैमरौली को नहीं पता था कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो बंद रहने पर भी खुल जाते हैं। और रात फिर लौटने वाली थी। शाम सैमरौली में हमेशा एक जैसे नहीं उतरती थी। कभी वह बैलगाड़ियों की चरमराहट के साथ आती, कभी चूल्हों के धुएं में लिपटी हुई। मगर उस दिन सांझ कुछ अलग थी, जैसे सूरज डूबते वक्त गांव को कोई अनकहा संदेश दे गया हो। आकाश में हल्की लालिमा थी, पर हवा में सर्दी पहले से ज्यादा चुभ रही थी। खेतों से लौटते किसानों के कदम तेज थे और बच्चों की आवाजें असमय ही घरों के भीतर समा गई थीं। पीपल का पेड़ अंधेरे में धीरे धीरे गुम होता जा रहा था। उसकी जड़ें मिट्टी में फैली हुई थीं, मानो जमीन को कसकर पकड़े हों। उसी पेड़ के नीचे सुबह जिन निशानों ने मीराबाई को रोक लिया था, अब शाम ढलते ढलते और भी डरावने लगने लगे थे। ओस की नमी अभी भी वहां थी, पर अब उस नमी में ठंड के साथ एक अजीब सी गंध भी घुल गई थी, जैसे बहुत पुरानी मिट्टी को किसी ने भीतर से कुरेद दिया हो। निर्भय सिंह वहीं खड़ा था, हाथ जेब में, आंखें जमीन पर जमी हुई। उसे लग रहा था जैसे निशान अब भी मौजूद हैं, बस दिखाई नहीं दे रहे। मीरा उसके पास झुकी हुई थी, उंगलियों से मिट्टी को हल्का सा छूते हुए। ये निशान, उसने धीमे स्वर में कहा। सुबह से अब तक बिगड़े क्यों नहीं? निर्भय ने उसकी तरफ देखा। मतलब? दिन भर लोग इधर उधर से गुजरे होंगे। मीरा बोली। हवा चली होगी, ओस सूखनी चाहिए थी, पर जमीन अब भी वैसी ही है। निर्भय ने घुटनों के बल बैठकर मिट्टी को छुआ। ठंड उसकी हथेली में उतर गई, जैसे किसी ने इन्हें संभाल कर रखा हो। वह बुदबुदाया। थोड़ी दूरी पर छगन लोहार खड़ा था। उसने हथौड़ा एक ओर रख दिया था और बाहें सीने पर बांध रखी थीं। उसका चेहरा सख्त था, मगर आंखें बार बार पीपल की शाखाओं की ओर उठ जाती। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पहली बार वह किसी बात को नकार नहीं पा रहा था। पीपल के नीचे ही क्यों? उसने अचानक पूछा। मीरा ने सिर उठाया। गांव की हर पुरानी बात यहीं से जुड़ी है। छगन काका, छाया, चौपाल, पंचायत और झूठ भी, निर्भय ने धीरे से कहा। और सच भी। हवा ने अचानक रुख बदला। पत्तों में सरसराहट हुई, पर इस बार आवाज तेज नहीं थी, बस इतनी कि ध्यान खिंच जाए। उसी पल जैसे कहीं दूर से बहुत हल्की हंसी तैरती हुई आई, इतनी धीमी कि अगर तुम उसे सुनना ना चाहो तो सुनाई ही ना दे। मीरा सीधी खड़ी हो गई। आपने सुनी?
छगन ने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी पकड़ हथौड़े पर कस गई। निर्भय की सांसें भारी हो गईं। ये हवा के साथ चलती है, उसने कहा। जैसे इसे रास्ता बताओ। तीनों की निगाहें एक साथ पगडंडी की ओर गईं। वही कच्चा रास्ता जो पीपल से खेतों की तरफ उतरता था। धुंध वहां पहले ही जमा होने लगी थी और धुंध के भीतर कुछ हिलता हुआ सा लगा। मीरा ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुक गई। अगर कोई बच्चा है, उसने कहा, तो गांव में उसका नाम होगा। निर्भय ने सिर हिलाया। नहीं, सेमरौली में हर बच्चे को सब जानते हैं। छगन ने गहरी सांस ली। तो फिर ये कौन है जो किसी का नहीं? अंधेरा गहराने लगा था। दूर मंदिर की घंटी फिर बजी। यह समय था जब पंडित ओंकार दत्त आरती की तैयारी करते थे। तीनों ने बिना बोले एक दूसरे को देखा और मंदिर की तरफ चल पड़े। मंदिर की सीढ़ियों पर धूप की आखिरी लकीरें थीं। अंदर धूप बत्ती की गंध और घी के दिए की गर्मी थी। पंडित ओंकार दत्त आरती के थाल को सजा रहे थे। उनके चेहरे पर स्थिरता थी, वैसी स्थिरता जो डर से नहीं, अनुभव से आती है। पंडित जी, छगन ने कहा, पीपल के नीचे कुछ ठीक नहीं है। पंडित ओंकार दत्त ने बिना चौंके थाल रखा। पीपल के नीचे बहुत कुछ ठीक नहीं रहा है, छगन, उन्होंने कहा। पर हर बार बात पीपल की नहीं होती। मीरा ने निशानों की बात बताई, हंसी की आवाज का जिक्र किया और रजाई का, जो रात में खिंच गई थी। पंडित ने आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर तक वह कुछ नहीं बोले, फिर बोले, कई साल पहले इसी मौसम में एक बच्चा गायब हुआ था। निर्भय का दिल जोर से धड़का। कौन? उज्ज्वलिया। पंडित ने नाम लिया। आवाज भारी नहीं थी, पर नाम में ठंड थी। उसकी हंसी दूर दूर तक सुनाई देती थी, पर उसे सुनने वाला कोई नहीं था। मीरा ने फुसफुसाकर पूछा, क्या हुआ था उसके साथ? पंडित ने आंखें खोली। गांव ने उसे देखा था, पर अपनाया नहीं। मंदिर की दीवारों पर दिए की परछाइयां कांप उठी। बाहर हवा फिर तेज हुई, जैसे नाम सुनकर कुछ जाग गया हो। तो ये, निर्भय की आवाज अटक गई। ये वही है, पंडित ने कहा, या उसकी याद? फर्क अब मायने नहीं रखता, छगन ने गुस्से में कहा। याद रजाई नहीं खींचती। पंडित ने उसकी तरफ देखा। नहीं, पर अपराध की ठंड खींचती है। तीनों चुप हो गए। मंदिर की घंटी आखिरी बार बजी। रात उतर चुकी थी। जब वे बाहर निकले तो पीपल की दिशा से फिर वही हल्की हंसी आई, इस बार थोड़ी साफ, थोड़ी पास। निर्भय ने देखा, धुंध में पीपल के तने के पास जमीन पर फिर वही नंगे पैरों के निशान उभर आए थे, ताजा, ओस से चमकते हुए। और इस बार निशान गांव की तरफ बढ़ रहे थे। मीरा की आवाज कांपी। यह रुकने वाला नहीं है, छगन ने धीरे से कहा, और हम भागने वाले नहीं हैं। निर्भय ने सांस खींची। उसे महसूस हुआ, अब यह सिर्फ एक रात की हंसी नहीं रही। यह सेमरौली की दबी हुई कहानी थी, जो चलकर उनके दरवाजे तक आ रही थी। और कहीं हवा के भीतर किसी बच्चे की हंसी फिर गूंजी, जैसे उसने सुन लिया हो। सेमरौली की रातें अब पहले जैसी नहीं रही। अंधेरा वही था, चांद वही, मगर हवा में एक नई बेचैनी उतर आई थी। ऐसी बेचैनी जो दिए की लौ को भी अस्थिर कर दे। जैसे जैसे सूरज ढलता, गांव के लोग अपने अपने दरवाजों को भीतर से बंद करने लगे। किवाड़ों पर कुंडे चढ़े, खिड़कियों में कपड़े ठूंसे गए और बच्चों को जल्दी सुला दिया गया। डर को कोई नाम नहीं दे रहा था, मगर हर सांस में उसका स्वाद था। छगन लोहार अपने घर के आंगन में बैठा था। उसके सामने अंगीठी सुलग रही थी। लोहे की लाल आभा उसके चेहरे पर पड़ रही थी। हथौड़ा पास ही रखा था, जैसे कोई भरोसेमंद साथी। उसकी पत्नी बहुत पहले भीतर चली गई थी, बिना कुछ कहे। वह जानती थी, जब छगन इस तरह चुप बैठता है तो उसे रोकना बेकार है। छगन की आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आ रहा था। पीपल के नीचे उभरते निशान, पंडित ओंकार दत्त के शब्द और हवा में तैरती वह हंसी। उसका मन मानने को तैयार नहीं था कि कोई अदृश्य चीज इस तरह पूरे गांव को घेर ले। उसे लगा, अगर डर को देखा जाए तो वह डर नहीं रहता। आज देखेंगे, उसने खुद से कहा। उसने अपने घर की खिड़की खुली ही रहने दी, जानबूझकर। न कोई कपड़ा ठूंसा, न किवाड़ कसकर बंद किया। दिए की लौ भी उसने बुझाई नहीं। बस अंगीठी की हल्की आंच थी, जो कमरे को एक मध्यम उजाला दे रही थी। उधर निर्भय सिंह के घर में धन मोती बार बार चौखट पर जाकर देख रही थी। आकाश साफ था, मगर ठंड पहले से ज्यादा थी।
निर्भय खाट पर बैठा, जूते पास में रखे। मीराबाई भी वहीं थी, चुप पर सजग। छगन काका रुकेंगे नहीं, मीरा ने कहा। निर्भय ने सिर हिलाया। उन्हें लगता है कि हट से सब सुलझ जाता है। धनमोती की आवाज फट गई। हट से कई बार बातें और उलझ जाती हैं। रात गहरी होती चली गई। गांव में कहीं दूर कुत्ते भौंके, फिर चुप हो गए। ठंड ने जमीन को और कड़ा कर दिया। घड़ी की सुइयां जैसे सुस्त हो गई हों। और फिर 2 बजे से कुछ पहले हवा ने करवट बदली। छगन लोहार सीधा बैठ गया। उसे पहले हवा की चाल में फर्क महसूस हुआ, जैसे किसी ने सांस खींची हो। अंगीठी की आंच हल्की सी फड़फड़ाई। खिड़की के बाहर से ठंडी हवा भीतर घुसी और उसी के साथ आई हंसी। इस बार हंसी में कोई खेल नहीं था। उसमें एक अजीब सी उदासी थी, जैसे कोई बहुत देर से बुला रहा हो। छगन की उंगलियां हथौड़े के दस्ते पर जम गई। उसने खिड़की की ओर देखा। बाहर धुंध थी, घनी, सफेद, स्थिर, और उसी धुंध के भीतर एक छोटी सी आकृति। छगन की सांस अटक गई। कौन है? उसने कहा, आवाज सख्त रखने की कोशिश करते हुए। हंसी थमी। कुछ पल के लिए सब कुछ स्थिर हो गया। फिर बहुत धीमी आवाज आई, बिल्कुल पास से। ठंड लगती है। छगन का गला सूख गया। उसने जिंदगी में बहुत आवाजें सुनी थी, लोहे की, आग की, गुस्से की, मगर यह आवाज उन सब से अलग थी। यह आवाज मांग रही थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, खिड़की तक पहुंचा। हवा ने उसके चेहरे को छुआ, नुकीली बर्फ जैसी। उसने खिड़की के बाहर झांका। धुंध में, पीपल की दिशा में, वही नंगे पैरों के निशान उभर रहे थे, धीरे धीरे, जैसे जमीन खुद उन्हें बना रही हो। छगन के भीतर कुछ टूटने लगा। उसे अचानक याद आया, कई साल पहले जब एक बच्चा काम मांगने आया था और उसने उसे डांट कर भगा दिया था। वही मौसम था, वही ठंड। उज्ज्वलिया नाम उसके मुंह से अपने आप निकल गया। धुंध के भीतर आकृति हिली। हंसी फिर आई, पर इस बार उसमें खुशी नहीं थी, सिर्फ थकान थी। छगन ने हथौड़ा नीचे रख दिया। उसकी हट पिघलने लगी। क्या चाहिए? उसने पूछा। खिड़की के पास हवा और ठंडी हो गई, और तभी उसकी खाट पर पड़ी रजाई का एक कोना सरकने लगा, बहुत धीरे, जैसे कोई उंगलियों से पकड़कर खींच रहा हो। छगन पीछे हटा। नहीं! उसकी आवाज गूंज उठी। उसी पल दूर मंदिर की घंटी बजी, अनजाने में, गलत समय पर, जैसे किसी ने चेतावनी दी हो। छगन ने खिड़की बंद करने की कोशिश की, मगर पल्ला भारी हो गया। हवा ने जैसे उसे थाम लिया हो। रजाई और सरकी, और फिर एक झटके में रजाई खाट से उतरकर फर्श पर गिर गई। हंसी थम गई। सब कुछ अचानक सामान्य सा लगने लगा। हवा शांत, अंगीठी स्थिर, धुंध भी जैसे पीछे हट गई हो। छगन वहीं खड़ा रहा, पसीने और ठंड से कांपता हुआ। उसने खिड़की बंद की और जमीन पर बैठ गया। पहली बार उसकी आंखों में आंसू थे। सुबह जब गांव जागा, लोग छगन लोहार के घर की तरफ खींचे चले आए। आंगन में उसकी रजाई पड़ी थी, बिल्कुल साफ, बिल्कुल सीधी। छगन चौखट पर बैठा था। उसकी आंखें खाली थीं, मगर आवाज लौट आई थी। यह कोई वहम नहीं है, उसने धीरे से कहा। यह हमारी पुरानी ठंड है, जो अब वापस आ गई है। निर्भय और मीरा एक दूसरे को देख रहे थे। धनमोती की आंखें बंद थीं, जैसे वह पहले से सब जानती हो। हवा ने हल्की सी सरसराहट की। कहीं दूर, बहुत दूर, किसी बच्चे की हंसी फिर गूंजी, इस बार शिकायत की तरह। और सेमरौली समझ गया कि अब यह बात टलने वाली नहीं है। सुबह की धूप उस दिन सेमरौली में देर से पहुंची, जैसे रात की ठंड अभी जाने को तैयार ना हो। गांव की गलियों में हल्की हलचल थी, पर आवाजें दबकर चल रही थीं। लोग एक दूसरे से आंख मिलाने से बच रहे थे, मानो किसी के देख लेने से ही सच बाहर आ जाएगा। छगन लोहार के घर के बाहर पड़ी रजाई अब पूरे गांव की निगाह बन चुकी थी। कोई उसे छू नहीं रहा था, पर हर कोई उसे महसूस कर रहा था। निर्भय सिंह वहां पहुंचा तो छगन चौखट पर बैठा था। उसकी पीठ झुकी हुई थी, जैसे रात ने उस पर कोई बोझ रख दिया हो। मीराबाई उसके पास खड़ी थी, और धनमोती थोड़ी दूरी पर हाथ जोड़कर जैसे किसी अनदेखे देवता से कुछ मांग रही हो। काका, निर्भय ने धीरे से कहा, रजाई को देखा? छगन ने सिर हिलाया। देखा नहीं, महसूस किया है। उसकी आवाज में लोहे वाली सख्ती नहीं थी, बस एक थकी हुई सच्चाई थी। रात में जब वो खिसकी तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा बीता हुआ समय खींच लिया हो। मीरा ने रजाई के पास घुटनों के बल बैठकर उसे ध्यान से देखा।
धूप की हल्की किरणें उस पर पड़ रही थीं। अजीब है, उसने कहा। न नमी है न सिलवट, जैसे इसे किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किया। निर्भय भी झुका। उसकी उंगलियां कपड़े के कोने तक पहुंची। रजाई मोटी थी, गांव की आम रजाइयों जैसी नहीं। ऊपरी कपड़ा थोड़ा खुरदुरा था और भीतर भरी रुई में हल्की सी गंध थी, गीली मिट्टी और पुराने धुएं की। ये नई नहीं है, उसने कहा। धनमोती चौंक पड़ी। क्या मतलब? देखो, निर्भय ने एक कोना उठाकर दिखाया। धागे जगह जगह बदले हुए हैं। किसी ने इसे कई बार रफ्फू किया है। मीरा ने गौर से देखा। सचमुच अलग अलग रंगों के धागे दिखाई दे रहे थे, कहीं हल्का नीला, कहीं फीका भूरा। हर रफू जैसे किसी अलग हाथ का निशान था। ये रजाई किसी एक घर की नहीं लगती, मीरा बोली। छगन की आंखें फैल गईं। तो फिर? निर्भय ने गहरी सांस ली। शायद ये कई घरों से जुड़ी है। हवा में अचानक ठंड बढ़ गई। दूर खेतों से सूखी पत्तियों की सरसराहट आई। धनमोती ने अपने शॉल को कसकर लपेट लिया। ऐसी ही रजाई, उसने धीरे से कहा, कई साल पहले एक बच्चे के पास हुआ करती थी। मीरा ने उसकी ओर देखा। उज्ज्वलिया? धनमोती ने पहली बार साफ साफ सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर शर्म थी। वो जहां भी रात गुजारता, लोग उसे अपनी पुरानी रजाई दे देते। कोई नई नहीं, बस जो फालतू समझी जाती। छगन ने आंखें मूंद लीं और हमने समझा कि इससे काम चल जाएगा। निर्भय ने रजाई का एक धागा खींचा, बहुत हल्के से। वह धागा टूट गया, मगर टूटते ही उसकी हथेली में ठंड फैल गई, जैसे धागा नहीं, बर्फ हो। ये रेशा, उसने कहा, सिर्फ कपड़े का नहीं है। मीरा ने उसकी बात पकड़ ली। ये यादों का जोड़ है। उसी समय मंदिर की घंटी बजी। पंडित ओंकार दत्त धीरे धीरे आते दिखाई दिए। उन्होंने रजाई को देखा और बिना छुए ही हाथ जोड़ दिए। अब समझ में आ रहा है, उन्होंने कहा। जो खिड़की खोलता है उसकी रजाई इसलिए खींचती है क्योंकि ये रजाई उसी की नहीं होती, ये उज्ज्वलिया की है। धनमोती की आवाज कांप गई। तो वो क्यों ले जाता है? पंडित ने शांति से कहा। वो ले नहीं जाता, वो वापस मांगता है, छगन ने गुस्से और दुख के बीच कहा। पर हम दें क्या? पंडित ओंकार दत्त ने निर्भय की ओर देखा। जो कभी दिया नहीं गया उसे। एक पल को सब चुप हो गए। हवा फिर से हिली, पर इस बार हंसी नहीं आई, सिर्फ एक ठंडी सांस, जैसे कोई बहुत पास खड़ा सुन रहा हो। मीरा ने रजाई के टूटे धागे को उठाकर मुट्ठी में बंद कर लिया। अगर ये रेशा हमें रास्ता दिखा सकता है, उसने कहा, तो हमें उसका पीछा करना होगा। निर्भय ने सिर हिलाया। उसके भीतर डर था, पर उससे बड़ा कुछ और था, जिम्मेदारी। उसे लगा जैसे यह रजाई अब सिर्फ कपड़ा नहीं रही, बल्कि सेमरौली की परीक्षा बन गई हो। धनमोती ने पहली बार गहरी सांस ली। रात फिर आएगी, उसने कहा, और इस बार वो सिर्फ हंसेगा नहीं। दूर कहीं पीपल की दिशा से बहुत हल्की सी हंसी हवा में घुल गई, जैसे किसी ने मान लिया हो कि अब बात आगे बढ़ चुकी है। सेमरौली में उस दिन सूरज डूबने से पहले ही लोग अपने काम समेटने लगे थे, जैसे गांव ने तय कर लिया हो कि आज रात उससे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बैलगाड़ियों की चरमराहट समय से पहले थम गई। कुओं पर खींची जाने वाली रस्सियों की आवाज जल्दी चुप हो गई और बच्चों को बिना कहे ही घरों के भीतर कर लिया गया। हवा में धुएं, सूखी घास और ठंडे लोहे की मिली जुली गंध तैर रही थी, वही गंध जो किसी फैसले से पहले महसूस होती है। मंदिर के सामने का चौक सुनसान था। पीपल की छाया वहां भी फैली हुई थी, जैसे उसकी जड़ें पूरे गांव में फैली हों। पंडित ओंकार दत्त ने आरती समय से पहले ही पूरी कर ली थी। दिए अब भी जल रहे थे, पर उनकी लौ स्थिर नहीं थी, हल्की हल्की कांपती, मानो किसी अदृश्य सांस के साथ ताल मिला रही हो। निर्भय सिंह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसके हाथ में रजाई का वह टूटा हुआ रेशा था जिसे मीराबाई ने उसे सौंपा था। वह उसे उंगलियों के बीच घुमाता रहा। हर बार उसे छूते ही हथेली में ठंड की एक लहर दौड़ जाती। मीरा पास ही खड़ी थी। उसकी आंखें मंदिर के बंद दरवाजे पर टिकी थीं। आपने कभी देखा है, उसने धीमे स्वर में पूछा, कि यह दरवाजा अपने आप हिले? निर्भय ने सिर हिलाया। नहीं। मीरा ने सांस छोड़ी। तो आज देखना पड़ेगा। पीछे से छगन लोहार आया। आज उसके हाथ में हथौड़ा नहीं था, वह खाली हाथ था,
और शायद पहली बार खुद को ऐसा महसूस कर रहा था। उसके चेहरे पर थकान के साथ एक अजीब सी विनम्रता थी। पंडित जी, उसने कहा, अगर मंदिर कुछ जानता है तो आज बताए। पंडित ओंकार दत्त ने धीरे से मंदिर के भीतर झांका। मंदिर तब बोलता है जब बाहर के लोग चुप हो जाते हैं। अंधेरा गिरने लगा, आकाश में तारे निकल आए, पर चांद बादलों में छुपा रहा। रात की ठंड अब हड्डियों तक उतरने लगी थी। मंदिर के चारों ओर हवा गोल गोल घूमती, जैसे किसी चीज को तलाश रही हो। ठीक उसी वक्त गांव के दूर छोर से धनमोती आती दिखाई दी। उसके हाथ में एक पुराना कपड़ा था, छोटा सा, कई जगह से घिसा हुआ। वह बिना कुछ कहे निर्भय के पास आई। ये, उसने कपड़ा आगे बढ़ाते हुए कहा। उज्ज्वलिया की कमीज थी। निर्भय का दिल जोर से धड़का। आपके पास कैसे? धनमोती ने नजरें झुका ली। उस रात जब वो पहली बार हमारे आंगन में सोया था तो यही पहने था। मैंने इसे धोकर रख लिया। लौटाने का मौका कभी आया ही नहीं। मीरा ने कपड़े को छुआ। उसकी उंगलियां सिहर गईं। यह भी ठंडा है, उसने कहा। पंडित ओंकार दत्त ने आंखें बंद कर लीं। जो चीजें समय पर लौटाई नहीं जाती, उन्होंने कहा, वो याद बन जाती हैं, और यादें दरवाजे खटखटाती हैं। रात गहरी हो चुकी थी। मंदिर की घंटी अचानक बिना किसी हाथ के हिल गई। टन! सभी चौंक गए। घंटी फिर बजी, इस बार लंबी कांपती हुई ध्वनि के साथ। टन! हवा तेज हो गई। पीपल के पत्ते बुरी तरह सरसराने लगे। मंदिर का बंद दरवाजा हल्का सा कांपा। निर्भय ने देखा, दरवाजे की लकड़ी पर ओस जमने लगी थी, जैसे वह किसी बहुत ठंडी चीज के सामने हो। मीरा ने फुसफुसाकर कहा, 2 बजे होने वाले हैं। छगन ने दांत भींच लिए। अगर अब नहीं देखा तो कभी नहीं। घड़ी की सुई जैसे अटक गई हो। फिर एकदम से मंदिर के भीतर से ठंडी हवा का झोंका बाहर आया, और उसी के साथ वही हंसी। इस बार हंसी में न खेल था, न शिकायत, बस एक सीधी सी पुकार। धनमोती के हाथ से कमीज फिसल गई। उज्ज्वलिया, उसके मुंह से निकला। मंदिर का दरवाजा अपने आप आधा खुल गया। अंदर अंधेरा था, पर उस अंधेरे में भी किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। निर्भय ने एक कदम आगे बढ़ाया। रजाई का रेशा उसकी हथेली में अचानक गर्म हो गया। पहली बार। वो अंदर है, उसने कहा। पंडित ओंकार दत्त ने सिर हिलाया। नहीं, वो बाहर है। मंदिर सिर्फ रास्ता दिखा रहा है। दरवाजा और खुला। हवा ने जोर मारा। दिए की लौ झुक गई, पर बुझी नहीं। और तभी सबने देखा, मंदिर की देहरी पर नंगे पैरों के निशान उभर आए, ताजा, ओस से चमकते हुए। निशान भीतर नहीं जा रहे थे, वे बाहर की ओर थे, गांव की तरफ। मीरा की आवाज कांप गई। ये हमें बुला रहा है, छगन ने धीरे से कहा, और इस बार पीछे नहीं हटेगा। निर्भय ने गहरी सांस ली। उसने रजाई का रेशा और उज्ज्वलिया की कमीज उठाई। पहली बार उसे डर से ज्यादा एक साफ दिशा महसूस हुई। मंदिर की घंटी आखिरी बार बजी, लंबी स्थिर आवाज के साथ, जैसे किसी ने कह दिया हो, अब दरवाजे बंद नहीं रहेंगे। और सैमरौली की रात एक बार फिर आगे बढ़ने लगी। सैमरौली में पुराना कुआं गांव की आंखों जैसा था, जो बहुत कुछ देख चुका हो पर कुछ कहता नहीं। उसकी गोल दीवारों पर समय की परतें जमी थीं, काई, नमी और सूखी दरारें, सब एक साथ। रात को लोग उधर से बचकर निकलते थे, पर उस रात कुआं ही रास्ता बन गया। मंदिर की घंटी की आखिरी गूंज अभी हवा में थमी ही थी कि निर्भय सिंह ने देखा, देहरी से उभरे नंगे पैरों के निशान सीधी रेखा में आगे बढ़ रहे हैं। गांव की कच्ची गली पार करते हुए वे कुएं की ओर जा रहे थे। ओस में चमकते हुए निशान ऐसे लग रहे थे जैसे जमीन किसी बच्चे की चाल को याद कर रही हो। मीराबाई ने शॉल कसकर लपेट ली। अगर ये निशान मिटते नहीं, उसने कहा, तो इसका मतलब है कुआं कुछ छुपा रहा है। छगन लोहार बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। उसके कदम भारी थे, पर हट अब उनमें नहीं थी, सिर्फ एक ठोस इरादा। धनमोती पीछे पीछे चली, हाथ में उज्ज्वलिया की पुरानी कमीज, जैसे किसी को पहचान दिलाने का आखिरी सहारा। पंडित ओंकार दत्त सबसे पीछे थे, धीमी चाल में, पर निगाहें हर हलचल पर। कुएं के पास पहुंचते ही हवा और ठंडी हो गई। पानी के ऊपर धुंध तैर रही थी, पतली और जीवित सी। दूर खेतों से सरसराहट आई, मानो फसलें भी देखने को झुक आई हों। निर्भय ने कुएं की जगत पर हाथ रखा।
पत्थर की ठंड उसकी उंगलियों में उतर गई। देखो, मीरा ने फुसफुसाकर कहा। कुएं के पानी में एक प्रतिबिंब था, पर वह उनका नहीं था। पानी की सतह पर किसी छोटे कद की आकृति हिल रही थी, धुंध में आधी घुली आधी साफ। चेहरे की रेखाएं धुंधली थीं, मगर आंखों के पास एक अजीब सी चमक थी, जैसे बहुत देर से किसी को ढूंढ रही हो। छगन की सांस अटक गई। ये यहां क्यों? पंडित ओंकार दत्त ने धीरे से कहा। क्योंकि कुआं गिरने की नहीं, उतारने की जगह होता है। जो नीचे गया वो लौटने का रास्ता यही खोजता है। धनमोती ने कांपते हाथों से कमीज आगे बढ़ाई। उज्ज्वलिया, अगर तू यही है तो देख, ये तेरी है। हवा एकदम ठहर गई। धुंध ने जैसे सांस रोकी और फिर पानी में प्रतिबिंब हिला। बहुत हल्की हंसी उभरी। इस बार उसमें ठंड नहीं थी, बस थकान थी। निर्भय को अचानक समझ आया। वो गिरा नहीं था, उसने कहा। उसे उतारा गया था। मीरा ने उसकी ओर देखा। क्यों? निर्भय ने कुएं की दीवार पर जमी खरोंचें दिखाई। देखो, रस्सी के निशान, पुराने, और यहां पत्थर पर सूखी मिट्टी, जैसे किसी ने किसी को जल्दी में नीचे उतारा हो। छगन की आंखें भर आईं। हमने उसे बोझ समझा और बोझ को नीचे उतार दिया। धुंध के भीतर से एक आवाज आई, बहुत धीमी, पानी की तरह कांपती हुई। ठंड। धनमोती आगे बढ़ी। मैंने तुझे रजाई दी थी, उसने कहा, पर जब तू मांगने आया मैंने खिड़की नहीं खोली। पानी में प्रतिबिंब की आंखें जैसे उनकी ओर उठी। हंसी नहीं आई, सिर्फ एक लंबी सांस। पंडित ओंकार दत्त ने कहा, जो रात को खिड़की खोलते हैं उनकी रजाई इसलिए खींचती है क्योंकि वो पहली बार जवाब देते हैं। मीरा ने रजाई का रेशा निकाला और कुएं की जगत पर रखा। रेशा अचानक गीला हो गया, जैसे पानी ने उसे पहचान लिया हो। उसी पल निशान कुएं की परिक्रमा करते हुए एक जगह ठहर गए। अब? छगन ने पूछा। निर्भय ने गहरी सांस ली। अब उसे ऊपर का रास्ता चाहिए, डर नहीं। हवा ने करवट बदली। धुंध थोड़ी छंटी। पानी में प्रतिबिंब साफ हुआ, एक पल के लिए। छोटा सा चेहरा, गालों पर पुरानी ठंड की रेखाएं और आंखों में एक सवाल। धनमोती ने कांपते हाथों से कमीज पानी के पास रख दी। ले जा, उसने कहा, और अगर लौटना है तो रोशनी से। कुएं में हलचल हुई। प्रतिबिंब पीछे हटा, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। हंसी आई, बहुत हल्की, जैसे धन्यवाद। और फिर पानी स्थिर हो गया। निशान धीरे धीरे मिटने लगे। ओस पिघली। हवा नरम पड़ी। पर निर्भय जानता था यह अंत नहीं था, यह सिर्फ एक दरार थी जिससे सच बाहर झांकने लगा था। दूर पीपल की दिशा से हवा में एक नई चाल उभरी, इस बार सीधी, साफ। मीरा ने कहा, अब अगली रात अलग होगी। छगन ने सिर हिलाया। और परीक्षा बढ़ी। पंडित ओंकार दत्त ने आकाश की ओर देखा, क्योंकि जब कुएं बोलते हैं तब गांव को भी बोलना पड़ता है। और सेमरौली की रात धीरे से अगले मोड़ की तरफ बढ़ गई। कुएं के पास से लौटते हुए सेमरौली की गलियां अजनबी लग रही थीं। वही मिट्टी, वही मोड़, वही दीवारें। पर हवा में अब कुछ खुल गया था, जैसे किसी ने बरसों से बंद एक संदूक का ढक्कन उठा दिया हो और भीतर की ठंड बाहर निकल आई हो। लोग अपने दरवाजों के पीछे थे, मगर आंखें चौखटों में अटकी थीं। कोई पूछ नहीं रहा था, पर हर कोई जानना चाहता था, अब आगे क्या? निर्भय सिंह सबसे आगे चल रहा था। उसके कदमों में हड़बड़ी नहीं थी, पर रुकावट भी नहीं। मीराबाई उसके साथ थी। उसकी आंखें अब डर से नहीं, जोड़ तलाशने की आदत से चमक रही थी। छगन लोहार कुछ पीछे था। उसके चेहरे पर अपराध और स्वीकार की मिली जुली परछाई थी। धनमोती के हाथ खाली थे। उज्ज्वलिया की कमीज कुएं के पास छोड़ दी गई थी और वही खालीपन उसके चेहरे पर भी उतर आया था। पंडित ओंकार दत्त सबके पीछे पीछे चलते हुए गांव की खामोशी को पढ़ रहे थे। घर पहुंचते ही धनमोती आंगन में बैठ गई। उसने चूल्हे में लकड़ी डाली, पर आग नहीं जली। धुआं उठता रहा, जैसे आग भी आज सवाल पूछ रही हो। अब बोलना पड़ेगा, उसने बिना किसी की तरफ देखे कहा। मीरा चौंक गई। क्या? धनमोती ने पहली बार आंखें उठाई। वो रात जब उज्ज्वलिया आखिरी बार हमारे आंगन में आया था। निर्भय की छाती में कसाव आया। मां, नहीं। धनमोती ने हाथ उठाकर उसे रोका। अब नहीं रोको, अब देर हो चुकी है। हवा में हल्की ठंड तैर गई। दूर कहीं मंदिर की घंटी बजने का समय हुआ, पर आवाज नहीं आई, जैसे मंदिर भी सुनने के लिए रुक गया हो।
उज्ज्वलिया यहाँ बाहर से आया बच्चा नहीं था। धनमोती ने कहना शुरू किया। वो इसी गांव में जन्मा था, पर उसका कोई घर नहीं रहा, क्योंकि घरों ने उसे बांट लिया था, अपनाया नहीं। मीरा धीरे से बोली। सब उसे रात के लिए रख लेते थे, दिन के लिए नहीं। धनमोती ने सिर हिलाया। हाँ, और सर्दियों में रातें भारी पड़ती हैं। छगन लोहार ने आंखें मूंद ली। मैंने उसे काम के बदले खाना दिया, उसने कहा, और जब उसने रजाई मांगी तो मैंने कहा, कल ले जाना। पंडित ओंकार दत्त ने शांत स्वर में पूछा, कल आया? छगन की आवाज टूट गई। नहीं। निर्भय को लगा जैसे उसके भीतर कुछ गिर गया हो। तो वो आखिरी रात? धनमोती ने सांस खींची। वो मेरी खिड़की पर आया था। हवा बहुत ठंडी थी। उसने कहा, काकी, ठंड लग रही है। आंगन में सन्नाटा फैल गया। दिए की बुझी लौ के पास धुआं ठहर गया। मैंने सोचा, आज नहीं, कल देखेंगे। धनमोती बोली। मैंने खिड़की नहीं खोली। मीरा की आंखें भर आईं। और फिर सुबह खबर आई, धनमोती ने कहा, कि उज्ज्वलिया दिखा नहीं। पंडित ओंकार दत्त ने गहरी सांस ली। और खोज हुई, छगन ने कहा, पर जल्दी थम गई। ठंड थी, खेत थे, काम था, और एक बच्चा था जिसे कोई अपना नहीं कहता था। निर्भय ने महसूस किया। हंसी क्यों आती थी? वो हंसी डराने के लिए नहीं थी, वो पहचान मांगने के लिए थी। इसलिए उसने कहा, जो खिड़की खोलता है उसकी रजाई जाती है। मीरा ने उसकी बात पूरी की। क्योंकि पहली बार कोई दरवाजा खुलता है। हवा ने आंगन में चक्कर लगाया, जैसे किसी ने सिर हिलाया हो। उसी पल दूर से बहुत हल्की हंसी आई। इस बार उसमें न ठंड थी न शरारत, बस एक तरह की राहत थी। धनमोती ने आंखें बंद कर ली। अब क्या करेगा वो? पंडित ओंकार दत्त ने आकाश की ओर देखा, जहां बादल छंटने लगे थे। जब सच बाहर आ जाता है, उन्होंने कहा, तो आत्माएं रास्ता बदलती हैं। छगन ने धीमे स्वर में पूछा, और गांव? मीरा ने जवाब दिया, गांव को कुछ लौटाना होगा। निर्भय ने सिर उठाया। उसे पहली बार लगा कि डर की जगह जिम्मेदारी ले रही है। रात फिर आएगी, उसने कहा, और इस बार हम भागेंगे नहीं। आंगन में दिया जला। लौ स्थिर थी, हवा नरम, और कहीं दूर पीपल के पास ठंडी हवा में एक बच्चा हंसा, जैसे उसने सुन लिया हो कि अब उसका सच अकेला नहीं है। सेमरौली में उस शाम अजीब सी तैयारी थी, बिना ढोल, बिना शोर, बिना ऐलान। जैसे गांव ने एक दूसरे की आंखों से समझ लिया हो कि आज रात कोई अकेला नहीं रहेगा। बैलगाड़ियों की चरमराहट, जो आम दिनों में दिन ढलते ही थम जाती थी, आज जानबूझकर जिंदा रखी गई। लकड़ी के पहियों की खड़खड़ मिट्टी से टकराकर दूर तक जाती, और उस आवाज में डर नहीं, संकल्प था। आकाश में बादल छंट रहे थे। चांद आधा निकला, न पूरा उजाला न पूरा अंधेरा। खेतों की मेढ़ों पर ओस चमक रही थी। हवा ठंडी थी, पर काटती नहीं थी, जैसे उसने अपने दांत भीतर कर लिए हो। निर्भय सिंह बैलगाड़ी के आगे खड़ा था। उसने रस्सी कसकर बांधी, पहियों को देखा और हाथ से लकड़ी को थपथपाया, जैसे किसी साथी को तैयार कर रहा हो। मीराबाई गाड़ी के पास आई, हाथ में एक लालटेन। उसकी लौ स्थिर थी, रोशनी रास्ता काटती हुई आगे बढ़ रही थी। कहां तक? मीरा ने पूछा। निर्भय ने पगडंडी की ओर देखा, जहां से वो आखिरी बार देखा गया था। पीछे से छगन लोहार आया। आज उसके कंधे पर लोहे की छड़ नहीं थी, बल्कि एक पुरानी रजाई, वही जिसके धागों ने सबको यहां तक लाया था। उसने रजाई को बड़े सलीके से मोड़ा और गाड़ी में रखा। ये साथ जाएगी, उसने कहा। इस बार खींचने के लिए नहीं, ओढ़ाने के लिए। धनमोती ने गाड़ी के किनारे एक छोटा सा दिया रख दिया। रात ठंडी है, उसने कहा, और रोशनी डर को रास्ता दिखाती है। पंडित ओंकार दत्त ने गांव की ओर देखा। जो नहीं चल पाएंगे वे यहीं से देखेंगे, उन्होंने कहा, पर रास्ता सबका है। गाड़ी चली। पहला मोड़ आते ही आवाज गहरी हुई। चर चर, लकड़ी और मिट्टी की बातचीत। गलियां पीछे छूटने लगी। पीपल की छाया उनके साथ साथ चलने लगी, लंबी, झुकी हुई। लालटेन की रोशनी में पत्ते चमके, फिर अंधेरे में डूब गए। जैसे जैसे वे खेतों की ओर बढ़े, हवा बदलती गई। सरसों की सूखी पत्तियां आपस में टकराईं, सरसर सरसर, और उसी सरसर में बहुत हल्की सी वही हंसी घुली। मीरा ने लालटेन ऊंची की। सुनी? निर्भय ने सिर हिलाया। हाँ, पर आज ये पीछे नहीं खींच रही। छगन ने गहरी सांस ली।
आज ये आगे बुला रही है। गाड़ी की चरचराहट तेज हुई। रास्ता अब संकरा था। दूर कुएं की दिशा में धुंध जमा होने लगी। लालटेन की लौ धुंध में फंसकर कांप गई, मगर बुझी नहीं। धनमोती ने हाथ जोड़ दिए। आज खिड़कियां नहीं हैं, उसने कहा। आज हम खुले हैं। धुंध के भीतर अचानक नंगे पैरों के निशान उभरे। गाड़ी के आगे आगे ताजा ओस से चमकते निशान रुके नहीं, चलते रहे, जैसे रास्ता खुद बन रहा हो। देखो, मीरा ने कहा, यह हमें नहीं परख रहा, यह भरोसा कर रहा है। पंडित ओंकार दत्त ने शांत स्वर में कहा, भरोसा तभी आता है जब अपराध स्वीकार हो। गाड़ी उस जगह पहुंची जहां खेत खत्म होते हैं और पुरानी पगडंडी शुरू होती है। वही पगडंडी जहां वर्षों पहले उज्ज्वलिया को आखिरी बार देखा गया था। हवा यहां और ठंडी थी, पर स्थिर। चांद की रोशनी सीधे जमीन पर उतर आई, जैसे किसी ने मंच सजा दिया हो। हंसी फिर आई, अब साफ, अब पास। छगन ने रजाई उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे, पर कदम नहीं। उसने रजाई को आगे बढ़ाया, निशानों की दिशा में। ले, उसने कहा, इस बार किसी शर्त के बिना। हवा रुकी, धुंध थमी, और फिर रजाई का कोना अपने आप उठा, बहुत हल्के से, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। धनमोती की आंखों से आंसू बह निकले। माफ कर दे, उसने कहा, हम देर से आए। लालटेन की लौ तेज हो गई। एक पल को सबने देखा। धुंध के भीतर एक छोटी आकृति। चेहरा साफ नहीं था, पर कंधे झुके हुए नहीं थे। आंखों में ठंड नहीं, बस एक सवाल का जवाब। निर्भय ने आगे बढ़कर कहा, अब तू अकेला नहीं है। हंसी, इस बार हंसी जैसी नहीं थी, वह सांस थी, लंबी, हल्की, मुक्त। निशान आगे बढ़े, कुएं की ओर नहीं, गांव की ओर। गाड़ी की चरचराहट भी बदली। अब उसमें बोझ नहीं था। मीरा ने धीमे से कहा, रास्ता पलट गया है। पंडित ओंकार दत्त ने सिर हिलाया। जब गांव चलता है तो रात भी चलना सीखती है। गाड़ी लौटने लगी। पीछे धुंध छूटती गई। हवा नरम हुई। खेतों की सरसर अब गीत जैसी लगी, और सैमरौली ने पहली बार महसूस किया कि डर को भगा देने से नहीं, साथ चलने से रास्ता बदलता है। सैमरौली में उस रात नींद किसी के घर नहीं गई। गाड़ी की चरचराहट थम चुकी थी, पर उसकी आवाज गांव की दीवारों में अटकी रह गई थी, जैसे लकड़ी ने मिट्टी को कोई बात समझा दी हो। लौटती हुई बैलगाड़ी के पहिए जब आखिरी बार रुके तो हवा भी रुक गई। ठंड थी, मगर अब उसमें काट नहीं थी, बस एक स्थिरता, जैसे किसी समझौते के बाद की शांति। निर्भय सिंह ने गाड़ी से उतरते ही आसमान की ओर देखा। चांद अब साफ था, बिना बादलों के। उसकी रोशनी में गांव की कच्ची गलियां वैसी ही दिख रही थीं, पर भीतर कुछ बदल चुका था। मीराबाई ने लालटेन बुझा दी। अंधेरे से अब डर नहीं लग रहा था। छगन लोहार ने रजाई को गाड़ी से उतार कर अपने कंधे पर लिया। हल्की हो चुकी थी, जैसे बोझ छोड़ दिया हो। धनमोती चुप थी, पर उसकी चुप्पी में अब अपराध नहीं, प्रतीक्षा थी। पंडित ओंकार दत्त ने धीरे धीरे मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। उनकी चाल में कोई हड़बड़ी नहीं थी। अब क्या? मीरा ने पूछा। निर्भय ने बिना सोचे कहा, अब नियम। छगन ने उसकी ओर देखा। कौन सा? वही, निर्भय बोला, जो हमने तोड़ा था। हवा ने जैसे इस बात पर सिर हिलाया। पत्तियां हल्की सी हिलीं, और फिर कहीं दूर से वही हंसी आई। इस बार न पास न दूर, बस हवा में बसी हुई। धनमोती ने आंखें बंद कर लीं। वो सुन रहा है। पंडित ओंकार दत्त मंदिर के सामने रुक गए। उन्होंने घंटी की रस्सी नहीं खींची, बस बोले, जब कोई करार होता है तो उसे घंटी नहीं चाहिए। निर्भय ने रजाई की ओर देखा। ये रात को किसी एक घर में नहीं रहेगी, उसने कहा। ये वहां रहेगी जहां जरूरत होगी। मीरा ने बात पकड़ ली। और खिड़कियां? छगन ने गहरी सांस ली। खिड़कियां बंद नहीं होंगी, पर खुलेंगी भी नहीं, बिना पूछे। हंसी फिर आई, बहुत हल्की, जैसे कोई मान रहा हो। धनमोती ने आगे बढ़कर कहा, और कोई बच्चा, कोई भी अगर ठंड में दरवाजे पर आएगा तो उसे सुबह का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हवा ठहरी। फिर एक ठंडी साफ सांस गुजरी, जैसे किसी ने हाथ बढ़ाकर यह वादा थाम लिया हो। उसी पल पीपल की दिशा से नंगे पैरों के निशान उभरे, थोड़े से धुंधले। वे मंदिर की देहरी तक आए, रुके, और फिर धीरे धीरे मिटने लगे। मीरा की आवाज कांप गई। यह करार है। पंडित ओंकार दत्त ने सिर हिलाया। हां, सर्द हवा का करार। छगन ने रजाई को मंदिर की देहरी पर रखा। ये यहीं रहेगी, उसने कहा।
सबकी। निर्भय ने आखिरी बार हवा की ओर देखा और हंसी। हवा ने जवाब दिया, एक बहुत हल्की, बहुत छोटी हंसी, ऐसी जो डराने नहीं, याद दिलाने आती है। रात ढलने लगी, दिए जले। घरों के भीतर लोग बैठे रहे। खिड़कियां बंद नहीं थीं, पर खुली भी नहीं। पहली बार बंद और खुला, दोनों के बीच की समझ आई थी। सुबह जब सूरज निकला, ओस जल्दी सूख गई। कुएं का पानी शांत था। पीपल की छाया हल्की थी और सैमरौली ने जाना कि कुछ कहानियां डर से नहीं, वादे से खत्म होती हैं। सुबह की धूप उस दिन सैमरौली में कुछ अलग ढंग से उतरी। उसकी रोशनी में न तो जल्दी थी, न हिचक, बस एक ठहराव, जैसे रात ने जाते जाते गांव के कंधों से बोझ उतार दिया हो। पीपल की छाया हल्की थी, कुएं का पानी साफ, और गलियों में बच्चों की दब्बू सी हंसी फिर से लौट आई थी। पर यह हंसी रात वाली नहीं थी, ये जमीन की थी। धनमोती चूल्हे के पास बैठी थी। लकड़ियां सुलग रही थीं, धुएं की पतली लकीर छत की ओर उठ रही थी। उसने आज पहली बार दिया सुबह में जलाया, बिना किसी काम के, बस रोशनी के लिए। उसकी आंखें शांत थीं, मगर भीतर कुछ अब भी अटका था। एक गांठ जो खुले बिना जाने वाली नहीं थी। निर्भय सिंह आंगन में खड़ा था। उसने मां की तरफ देखा और समझ गया कि आज बात होगी। मीराबाई चौखट पर बैठी थी, चुप, पर पूरी तरह मौजूद। छगन लोहार पास ही खड़ा रहा। उसके हाथ खाली थे, मगर दिल भरा। पंडित ओंकार दत्त ने मंदिर से लौटते हुए आंगन में कदम रखा। उनकी चाल में एक नरमी थी, जैसे वे किसी के भीतर उतरने से पहले बाहर की हवा को सुन रहे हों। धनमोती ने दिए की लौ की तरफ देखते हुए कहा, मैंने अब तक सब कहा, पर पूरा नहीं। निर्भय आगे बढ़ा। मां, जो भी है, अब। धनमोती ने गहरी सांस ली। उज्ज्वलिया जब पहली बार हमारे आंगन में आया था तो उसने कुछ नहीं मांगा था, बस बैठ गया था। ठंड बहुत थी। मैंने उसे चूल्हे के पास बिठाया। उसने हंसकर कहा, यहां गर्म है। मीरा की पलकों पर नमी आ गई। उस रात, धनमोती बोली, मैंने उसे नई रजाई नहीं दी, सोचा कल दे दूंगी। पर रात में जब हवा और ठंडी हुई, वो खिड़की पर आया। छगन ने आंखें बंद कर ली। मैंने आवाज सुनी, धनमोती ने कहा। हंसी नहीं, आवाज, काकी। बस इतना, पर मैं नहीं उठी। मैं डरी नहीं थी, मैं थकी हुई थी। मैंने सोचा कल सुबह। निर्भय के भीतर कुछ खिसक गया। और सुबह सुबह वह नहीं था, धनमोती बोली। और उस सुबह से मैं हर रात 2 बजे जाग जाती हूं। आंगन में सन्नाटा फैल गया। दिए की लौ स्थिर रही, जैसे सुन रही हो। पंडित ओंकार दत्त ने धीरे से पूछा, और खिड़की? धनमोती ने सिर झुका लिया। मैंने उसे बंद कर लिया था, पहली बार, डर से नहीं, लापरवाही से। मीरा ने फुसफुसाकर कहा, यही वजह है कि हंसी खिड़कियों के पास आती है। छगन ने धीमे स्वर में कहा, और रजाइयां खींचती हैं। धनमोती ने आंखें उठाई, क्योंकि वो याद दिलाता है कि बंद करने से पहले पूछना चाहिए था। निर्भय ने मां का हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ में दोषारोपण नहीं था, समझ थी। आप अकेली नहीं थी, उसने कहा। गांव भी वहीं 2023 था। धनमोती के कंधे डीले पड़े, जैसे किसी ने वर्षों से कसकर पकड़ी रस्सी छोड़ दी हो। मैं हर रात माफी मांगती रही, उसने कहा, पर आज पहली बार किसी के सामने। उसी पल हवा ने आंगन में चक्कर लगाया, हल्की, ठंडी, साफ। कहीं दूर से एक छोटी सी हंसी आई, इतनी नर्म कि वह आंसू पहुंच दे। पंडित ओंकार दत्त ने कहा, इकरार का यही समय होता है, जब डर चला जाए और सच रह जाए। छगन ने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं भी, उसने कहा। मैंने उसे कल कहा था, आज नहीं। मीरा ने उनकी ओर देखा। और मैं, उसने कहा। मैंने सुना था, पर समझा नहीं। निर्भय ने सबकी तरफ देखा। तो अब पूरा हुआ, उसने कहा। करार सिर्फ नियम का नहीं, इकरार का भी है। हवा फिर चली, इस बार गर्माहट ली। पीपल के पत्ते खड़खड़ाए, पर बिना डर के। कुएं की ओर से कोई धुंध नहीं उठी। मंदिर की घंटी नहीं बजी, जरूरत नहीं थी। धनमोती ने दिया उठाया और चौखट पर रख दिया। आज रात, उसने कहा, खिड़की बंद नहीं करूंगी, पर खोलने की नौबत भी नहीं आएगी। मीरा मुस्कुराई, हल्की, थकी हुई, क्योंकि अब कोई बाहर नहीं है। और सचमुच उस रात 2 बजे हवा आई, ठंडी थी, पर खाली नहीं। उसमें हंसी नहीं थी, बस एक शांत सांस थी, जैसे किसी ने आखिरी बार सबको देख लिया हो।
सेमरॉली ने पहली बार बिना डर के सोने की कोशिश की। सेमरॉली की उस सुबह में कुछ बदला बदला था। धूप जमीन पर उतरी तो उसने ठंड को भगाया नहीं, बस उसके साथ बैठ गई, जैसे दोनों ने तय कर लिया हो कि अब लड़ेंगे नहीं। पीपल की पत्तियों पर ओस चमक रही थी, पर कांप नहीं रही थी। कुएं के पास पानी स्थिर था, बिना किसी धुंध के। गांव जाग रहा था, धीरे, संभल कर, जैसे कोई लंबी बीमारी के बाद पहली बार बाहर निकला हो। मंदिर की देहरी पर रखी रजाई रात भर वहीं रही थी, न खींची, न हिली, न किसी ने छुई। निर्भय सिंह सबसे पहले वहां पहुंचा। उसने झुककर रजाई को देखा, वही पुरानी, रफू की हुई, कई हाथों की यादों से बनी। उसने रजाई उठाई तो पहली बार उसमें ठंड नहीं थी। भीतर से एक हल्की सी गर्मी उठी, जैसे किसी ने बहुत देर बाद चैन की सांस ली हो। मीराबाई पास आकर खड़ी हुई। अजीब है, उसने कहा, अब ये रजाई डराती नहीं। निर्भय ने सिर हिलाया, क्योंकि अब ये किसी की कमी नहीं ढक रही, किसी की मौजूदगी याद दिला रही है। थोड़ी देर में छगन लोहार आया। उसने रजाई को हाथ लगाया और हथेली रोक ली, जैसे पहचान रहा हो। मैं इसे आज फिर से सीऊंगा, उसने कहा, पर इस बार छुपाने के लिए नहीं। पंडित ओंकार दत्त सीढ़ियों पर बैठ गए। आज गांव को एक काम करना है, उन्होंने कहा, और वह काम रात का नहीं, दिन का है। लोग धीरे धीरे जमा होने लगे, बिना बुलाए, बिना शोर। धनमोती भी आई। उसके हाथ में एक छोटा सा कपड़ा था, नया नहीं पर साफ। उसने रजाई के ऊपर रखा और बोली, ये उज्ज्वलिया के नाम। किसी ने कुछ नहीं पूछा, किसी ने कुछ जोड़ा नहीं। हवा हल्की चली, जैसे स्वीकार कर रही हो। पंडित ओंकार दत्त ने कहा, आज से ये रजाई मंदिर में नहीं रहेगी, ये गांव में रहेगी, जहां भी रात किसी को ज्यादा ठंडी लगे। मीरा ने आगे बढ़कर कहा, और हर घर में एक बात कही जाएगी, किसी को बाहर नहीं छोड़ा जाएगा। निर्भय ने सबकी ओर देखा। ये कहानी डर की नहीं थी, उसने कहा, ये कहानी टालने की थी। छगन ने धीरे से कहा, और अब टालना बंद होगा। लोगों ने सिर हिलाया। कुछ की आंखें नम थीं, कुछ की सांसें गहरी। किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने नारा नहीं लगाया। समझ ऐसे ही फैलती है, बिना आवाज के। दोपहर होते होते गांव के बच्चों ने मंदिर के पास खेलना शुरू कर दिया। उनकी हंसी खुली थी, दिन की, बेफिक्र। मीराबाई ने एक पल को ठिठक कर सुना और मुस्कुरा दी। अब फर्क समझ आता है, उसने कहा। हंसी डराती नहीं, जब उसे समय मिल जाए। शाम को धनमोती ने अपने घर की खिड़की खोली। हवा आई, सर्द नहीं, बस ताजी। उसने खिड़की बंद नहीं की, जरूरत नहीं थी। रात उतरी, 2 बजे का वक्त आया, बिना शोर के। हवा चली, कोई हंसी नहीं आई, कोई रजाई नहीं खींची। बस दूर कहीं पीपल के पत्ते हिले, जैसे किसी ने विदा में हाथ हिलाया हो। सुबह मंदिर की देहरी खाली थी। रजाई गांव में थी, एक घर से दूसरे घर, जरूरत के हिसाब से। उसके नीचे अब डर नहीं था, उजाला था। और सेमरॉली ने जाना कि कुछ कहानियां रात में शुरू होती हैं, पर खत्म तभी होती हैं जब दिन उन्हें अपना ले। सेमरॉली की आखिरी रात कम से कम इस कहानी की बिल्कुल साधारण उतरी। न कोई अनहोनी, न कोई आहट। आकाश साफ था, तारे खुले, और हवा में वही पुरानी ठंड थी जो हर साल आती है। फर्क बस इतना था कि अब वह ठंड डर की तरह नहीं, मौसम की तरह लग रही थी। 2 बजे का समय आया और गुजर गया। किसी खिड़की पर कोई दस्तक नहीं हुई, किसी रजाई ने सरकने की कोशिश नहीं की, किसी बच्चे की हंसी हवा में नहीं घुली। बस एक हल्की सी सर्द सांस आई और चली गई। सुबह जब सूरज निकला तो उसकी रोशनी में भी ठंड थी, मगर यह ठंड वैसी थी जो गालों को छूकर बता दे कि रात सच में गुजर गई है। पीपल के नीचे धूप की चादर बिछी थी। कुएं के पास पानी चमक रहा था, सीधा, साफ, बिना किसी धुंध के। निर्भय सिंह खेत की मेड़ पर खड़ा था। सामने फैली जमीन उसे अब अलग दिख रही थी, जैसे मिट्टी ने कुछ लौटाया हो। उसने हाथ से मिट्टी उठाई, सूंघी। गीली मिट्टी की खुशबू में कोई पुराना डर नहीं था। पीछे से मीराबाई आई। उसके हाथ में कागज नहीं, सवाल भी नहीं थे, बस एक सादगी थी। लगता है खत्म हो गया, उसने कहा। निर्भय ने सिर हिलाया। नहीं, बस पूरा हो गया। मीरा मुस्कुराई। अंतर समझ में आ गया। गांव में हलचल शुरू हो चुकी थी। बच्चे स्कूल की ओर जा रहे थे। बैलगाड़ियां फिर से दिन के उजाले में चल रही थीं। लकड़ी के पहियों की चरमराहट अब सामान्य लग रही थी।
किसी चेतावनी जैसी नहीं। मंदिर के पास छगन लोहार बैठा था। वह रजाई को आखिरी बार देख रहा था। अब उस पर नए टांके थे, मजबूत, सीधे। उसने उसे तह किया और पास खड़े एक बुजुर्ग को थमा दिया। आज रात इसे रख लो, उसने कहा। हवा तेज है। बुजुर्ग ने बिना सवाल लिए रजाई थाम ली। यही तो बदला था। अब कोई पूछता नहीं था कि क्यों। पंडित ओंकार दत्त मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बच्चों को देख रहे थे। उनकी आंखों में संतोष था, पर गर्व नहीं। उन्होंने निर्भय को पास बुलाया। याद रखना, उन्होंने कहा, जो हुआ वो कहानी नहीं है। कहानी तब बनती है जब अगली पीढ़ी वही गलती न दोहराए। निर्भय ने सिर झुका दिया। हम कोशिश करेंगे। दोपहर में धनमोती ने घर के बाहर खाट डाली। धूप में बैठकर उसने अनाज साफ किया। उसके हाथ अब भी सर्द थे, पर कांपते नहीं थे। पड़ोस की एक औरत रुकी। अब नींद आती है, उसने पूछा। धनमोती ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब रात सवाल नहीं पूछती। शाम ढलते ही हवा फिर चली। वही सर्द हवा, पर अब उसमें हंसी नहीं थी और न ही उसकी कमी महसूस हुई। पीपल के नीचे कुछ देर के लिए छाया गहरी हुई और फिर हल्की, जैसे किसी ने आखिरी बार वहां खड़े होकर चारों तरफ देखा हो। अगर कोई बहुत ध्यान से सुनता तो शायद उसे कुछ महसूस होता। कोई आवाज नहीं, कोई शब्द नहीं, बस एक एहसास कि कोई चला गया है और कुछ छोड़ गया है। रात को जब सेमरौली सोया, खिड़कियां बंद भी थीं और खुली भी, आदत के मुताबिक। रजाइयां भारी थीं, गर्म थीं, अपनी जगह पर थीं, और ठंड वह भी थी, पर अब वह सिर्फ मौसम थी। डर नहीं, सजा नहीं, याद दिलाने का तरीका नहीं, बस ठंड। और इसी के साथ सेमरौली ने यह सीख लिया कि सबसे डरावनी चीज कोई भूत नहीं होता, बल्कि वह पल होता है जब कोई दरवाजा बंद रह जाता है और कोई आवाज अनसुनी। उस रात हवा चुप रही और गांव जागता रहा अपने भीतर।